आइए साथियों, हमारे से अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग हर रोज़ 50 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग हर रोज़ जो 50 प्रश्न करेंगे वो एक्चुअली में एक सेट में 100 क्वेश्चन है। उस 100 क्वेश्चन में से 50 प्रश्न एक दिन, 50 प्रश्न जो दूसरे दिन, मतलब 2 दिन में हम लोग एक सेट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सेट में जो भी क्वेश्चन होंगे वे जीएस के सभी सब्जेक्ट से होंगे। जैसे फिजिक्स से भी होंगे, तो पॉलिटी से भी होंगे, केमिस्ट्री से भी होंगे, ज्योग्राफी से भी होंगे, मतलब कभी कुछ इंग्लिश से भी 1-2 प्रश्न होंगे। क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हो रहा है, बिहार पुलिस हो या फिर बिहार दरोगा, उन सभी एग्जाम में हम देख रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन जो है इंग्लिश या फिर हिंदी से भी आ जा रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उससे भी टैकल करें, ठीक है। इस सीरीज में साथियों हम हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे और शॉर्ट डिस्कशन भी कर लेंगे, ताकि हमारा कोई प्रश्न छूटे नहीं। वैसे यूट्यूब पे तो टिक लगा के बहुत लोग पढ़ाते ही हैं, हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करते चलेंगे, ताकि हमारा ऑप्शन भी जो है वो कवर होते चले। तो शुरुआत करते हैं साथियों हम लोग पहले क्वेश्चन से दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया। तो होता क्या है साथियों कि हमारे समाज में जो है कई तरह के लोग होते हैं, कुछ अमीर भी है, गरीब भी हैं। तो सभी लोग के पास वो नहीं होता कि सब लोग न्यायालय पहुंच पाएँ। आर्थिक दबाव भी हो सकता है, सामाजिक दबाव भी हो सकता है। तो इसको कर जो है कि एक नियम या फिर एक इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि अगर मानिए कि कोई जो लोग है, कोई मानिए कि हमारे साथ या फिर आपके साथ कुछ भी घटना घटित हुई, आप या फिर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो आपके इस घटना को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति या फिर दूसरा संस्था भी चाहे तो आपके इस मुद्दा को लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में जा सकती है। तो इसी को कहा गया जनहितवाद या फिर लोकहितवाद, PIL इसी को कहा गया, ठीक है। तो अगर मानिए कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के किसी मुद्दा को वो खुद ना ले जाकर कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई संस्था उस मुद्दे को उठाती है, तो इसको जनहितवाद कहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी अगर मुद्दा चल रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा, लेकिन वो मुद्दा इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहीं से या फिर चाहे सोशल मीडिया से देखे या फिर कहीं भी देखे, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई कोर्ट स्वतः ही उसको देख ली कहीं पे, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः भी संज्ञान चलाकर उस मुद्दे की सुनवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट स्वतः भी जो है उस मुद्दे की सुनवाई कर सकती है। इसी को कहा गया लोकहितवाद या फिर जनहितवाद। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा हमारा जनहित याचिका। जनहित याचिका को ही जो हम लोग बात करें तो PIL जो है, प्रश्न में कभी कभी जनहित याचिका ना देकर PIL दे देता है, तो PIL भी यही है और लोकहितवाद भी यही है। लोकहितवाद भी यही है, ठीक है। ठीक है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, चलिए साथियों, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी भी देश में जो है कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास है। साथियों हम बात करें तो हमारे देश में कोई भी कानून बनता है, चाहे कुछ भी कानून बने, तो वो हर कोई नहीं बना सकता है। कानून बनाने की अंतिम शक्ति जो है वो संसद के पास ही है। अंतिम शक्ति जो है संसद के पास है। और संसद में कौन लोग आते हैं साथियों, तो संसद में आते हैं, एक तो हमारे आ जाएंगे राष्ट्रपति, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं, राष्ट्रपति, और होते हैं लोकसभा, और होते हैं साथियों राज्यसभा। साथियों बात करें तो राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन, और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है साथियों, निम्न सदन, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की चर्चा जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति की चर्चा है। अगर हम बात करें साथियों राज्यसभा की, तो राज्यसभा की चर्चा जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 80 में जो है, 80 में चर्चा है उच्च सदन की। और निम्न सदन यानी कि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 81 में है साथियों, ठीक है। तो इतना हम कर लेंगे, प्रश्न आएगा। इस देखिए साथियों क्या है कि हम हर प्रश्न के साथ कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि हमारे एक प्रश्न के साथ साथ कई सारे प्रश्न जो हैं टैकल होते जा रहे हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है। तो सबसे पहले साथियों हम इस वार्षिक वित्तीय विवरण को समझेंगे, एक सेकंड। तो सबसे पहले जो हम लोग जो है ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, इस शब्द को समझते हैं। हो सकता है कि आपने ये शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण न सुना हो, अगर आपने GS पढ़ा है, पॉलिटी अगर पढ़ा है थोड़ा भी, तो शायद सुने हो, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण ये साधारण प्रचलन का शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है साथियों हम लोग बजट को बोलते हैं, जिसको हम लोग बजट तो सभी लोग सुने ही होंगे, इतना तो हम को जान ही सकते हैं, बजट तो सब लोग जानते ही होंगे।
बजट जो है साथियों, बजट को ही जो है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। साथियों हमारे पूरे संविधान की अगर बात करें, संविधान एक तरह से एक बुक ही तो है और क्या है। तो पूरे संविधान में कहीं भी जो है बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, और पूरा संविधान हम पढ़ते हैं तो कहीं भी जो बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द का प्रयोग जो है हमारे बोलचाल की भाषा में की जाती है। बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में लिखित तौर पर इस शब्द का प्रयोग नहीं है। बजट के स्थान पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान में। और इसकी बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में है साथियों, 112 में, आर्टिकल 112 में। अब बात रहा है कि इसको रखवाता कौन है। तो अगर इसकी बात करें साथियों, तो अगर आपसे पूछेगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण रखता कौन है, तो रखते हमारे वित्त मंत्री, जो जैसे अभी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री है, तो वही इसको रखती है। लेकिन इसका उत्तर ये नहीं होगा। और इसको प्रश्न ये आता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है या फिर बजट जो है रखता कौन है, तो वित्त मंत्री रखते हैं। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाता कौन है, तो साथियों इसका उत्तर याद रखेंगे। इसमें क्या है कि साधारण से लोग वित्त मंत्री मार के चले जाते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन सही है, पर ये इसका आंसर गलत हो जाता है। इसका सही आंसर जो है साथियों राष्ट्रपति होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है राष्ट्रपति रखवाते हैं। रखते भले ही वित्त मंत्री हैं। इतने दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं संसद में कि निर्मला सीतारमण या फिर जो भी राष्ट्रपति रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, वो अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वो बस प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करवाते नहीं है। प्रस्तुत करवाने का काम जो है राष्ट्रपति का है। तो इसका सही आंसर जो है साथियों राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री तो खैर इससे स्पीकर की बात करें तो लोकसभा के स्पीकर की चर्चा हो रही है। ठीक है साथियों, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। प्रश्न हमारा है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। ऑप्शन है आपराधिक मामले, दीवानी मामले, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच विवादों का निपटारा, जनहित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग करेंगे साथियों। तो इस प्रश्न का जो देखा जाए सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक सेकंड साथियों, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मौलिक क्षेत्राधिकार जो है वो ये है। इन सारे ऑप्शन में से अगर हम देख रहे हैं, वैसे तो कुछ और भी मामले हैं उनके मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इस सारे ऑप्शन की अगर बात करें तो आपराधिक मामले तो खैर हर एक न्यायालय में सुनवाई की जाती है, जैसे चाहे वो हाई कोर्ट में हो या फिर अधीनस्थ न्यायालय में भी। वो सीधे अगर माने कहीं कुछ आपराधिक मामला हुआ है तो उसको सीधे सुप्रीम कोर्ट साधारण तौर पर नहीं ले जाया जाता है। दीवानी मामले भी उसी तरह सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, जाते भी होंगे, लेकिन अधिकतर मामले जो होते हैं वो हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय होते हुए ही जाते हैं। लेकिन ये जो है संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच का जो विवाद का निपटारा है, ये सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। तो यही हमारे सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा। ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि अगला प्रश्न है सोवा रिगपा क्या है। सोवा रिगपा की बात हो रही है। सोवा रिगपा जो है हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। इसको याद कर लेंगे साथियों। सोवा रिगपा क्या है। सोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। सोवा रिगपा हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। ये प्रश्न जो है साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया। ये साथियों इसका उत्तर तो जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है करंट का क्वेश्चन रहा था जब एग्जाम हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ये प्रश्न जो है करंट का क्वेश्चन रहा था। तो इसका हम लोग में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो किया था ये कोलकाता में किया था साथियों, कोलकाता में। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये हॉकी से संबंधित है साथियों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। इसको याद कर लेंगे साथियों। ये कुछ प्रश्न जो होते हैं साथियों याद ही कर सकते हैं, उसको और कोई दूसरा उपाय ही नहीं होता है, तो इसको याद कर लेंगे साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भूअस्थायी उपग्रह नहीं है।
प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जो है भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, साथियों जुगनू। जुगनू जो है भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू भू-अस्थायी, बाकी जो भी है जीसैट, एडूसैट, हेमसैट, ये सब के सब जो है भू-अस्थायी उपग्रह ही है। तो और कुछ महत्वपूर्ण अगर हम लोग भू-अस्थायी उपग्रह की और बात करेंगे तो इसमें कुछ इनसैट होता है, एडूसैट होता है। कल्पना 1 की बात करें, कल्पना 1 ये प्रश्न आ सकता है। कल्पना 1 जो है ये भू-अस्थायी उपग्रह ही है। प्रश्न पूछा है कौन सा भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है, तो जुगनू जो है भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी याद रखें कि ये सारा ये तीनों जो है और ये भी ये भू-अस्थायी उपग्रह ही है, जुगनू भू-अस्थायी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न अब साथियों ये जो प्रश्न है ये हमको नहीं लगता है कि शायद ही कोई जो बिहार से होगा, और ये प्रश्न बिहार, यूपी या फिर बिहार के आसपास के जो भी राज्य हैं, तो इससे इस प्रश्न को न बना पाए ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस प्रश्न पूछ रहा है साथियों, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। बिल्कुल सही बात है। यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? यह त्यौहार जो है किस रिश्ते को समर्पित है? तो ये तो हम लोग हमेशा से ही देखते हैं, जो भी गांव से आते होंगे या फिर गांव से नहीं भी आते होंगे, छठ तो खैर बिहार के सभी लोग जानते ही हैं। तो उसी समय सामा चकेवा भी उसी के आसपास होता है। तो ये जो पर्व है साथियों, ये जो है भाई और बहन को समर्पित है। ये जो जो पर्व है सामा चकेवा साथियों भाई और बहन को समर्पित है। हम लोग चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न पूछ रहा है साथियों, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? प्रश्न पूछ रहा है ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो साथियों ताजमहल का वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था। अब प्रश्न पूछा है कि ताजमहल बनवाया कौन था? तो ये तो शायद खैर आप लोग को पता ही होगा। तो ताजमहल को बनवाया था शाहजहाँ। कौन बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। चलिए साथियों, ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। प्रश्न जो है बिंबिसार के संबंध में है। अगर साथियों अगर हम लोग मगध की बात करें तो उसी साम्राज्य से जो है संबंध रखते हैं हमारे बिंबिसार। ठीक है, तो मगध साम्राज्य से जो है संबंध रखते हैं। तो बिंबिसार का बोल रहा है, एक सेकंड साथियों थोड़ा सा इनको ठीक कर लें। मगध, एक सेकंड साथियों, मगध, हाँ, तो मगध से जो है संबंध रखते हैं बिंबिसार। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बोल रहा है कि प्रसिद्ध राज्यवैद्य जो जीवक था वो कहाँ का निवासी था? तो साथियों राजवैद्य जीवक जो था ये राजगृह का निवासी था। राजगृह का, जिसको हम लोग आज राजगीर भी कहते हैं, राजगीर को ही जो है राजगृह भी कहा जाता था। तो राजगीर के ही निवासी थे हमारे ये जीवक। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न 12 का ध्यान साथियों आगे आए जो 12, 13 और 14 ये 3 प्रश्न जो है ये हम लोग स्किप करते हैं, क्योंकि ये तीनों प्रश्न जो है गद्यांश से संबंधित है और गद्यांश जो है हम डालना इसमें भूल गए हैं। तो अगले सेट से हम गद्यांश को भी करने को पूरी कोशिश करेंगे। इस सेट में क्या है कि हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो 3 प्रश्न जो है 12, 13 और 14, 12, 13, 14 ये तीनों प्रश्न जो है गद्यांश से संबंधित है, इसलिए हम लोग ये तीनों प्रश्न को जो हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी सही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, सिर्फ बिहार पुलिस ही नहीं, हर भी जो भी एग्ज़ाम होता है शायद ही कोई एग्ज़ाम हो जो इस प्रश्न को ना पूछा हो। तो इस प्रश्न को हम लोग करते हैं साथियों। प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की सदस्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसका हम लोग करेंगे साथियों। तो ऑप्शन पूरा पढ़ते हैं। बोल रहा है विधान परिषद के सदस्य संख्या के संबंध में पूछ रहा है। तो राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या के 3/4 से अधिक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/2 से अधिक नहीं होगी। और तीसरा बोल रहा है राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा। चौथा बोल रहा है प्रत्येक प्रांत में विधान परिषद की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निश्चित की गई है। तो इसका आंसर जो होगा साथियों, इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा 3।
ये जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बोल ये रहा है साथियों कि हर एक राज्य में जो विधान परिषद है, एक तो हर एक राज्य में विधान परिषद है नहीं, अभी हमारे देश के टोटल ऐसे 5 ही राज्य है जिसमें विधान परिषद है, ठीक है। तो इस विधान परिषद को लेकर इस ये क्वेश्चन पूछा गया कि विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ये बात बोल रहा है कि राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा। जो ही विधानसभा है उसका 1/3 से ज़्यादा जो है विधान परिषद की संख्या नहीं हो सकती है। तो यही इसका उत्तर है साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था ये प्रश्न पूछ रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई 1946 में हुआ था, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित। देखिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को क्या न्यायाधीशों को पद से हटाने की एक व्यवस्था बनाई गई, ठीक है। उस व्यवस्था में क्या है कि सदन के दोनों सदन का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है उसके बाद ही जाके जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। इसका आंसर हो जाएगा साथियों हाइड्रोजन गैस जो है पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है, ठीक। नाइट्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो जानते ही होंगे, कहीं दिया ही हुआ है, कर छोड़िए आगे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है साथियों अंडे की जर्दी। प्रश्न है अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। अंडे की जो जर्दी है ये कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो अंडे की जर्दी जो है कोलाइड का जो है इमल्सन है। अंडे की जर्दी जो है कोलाइड का इमल्सन है, ठीक। साथियों इमल्सन में आप जानते होंगे इमल्सन जो होता है, इमल्सन का अगर हम थोड़ा चर्चा कर लें तो इमल्सन जो होता है कि जब जो है क्या बोलते हैं इसको परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था दोनों जब द्रव होता है तो उसको जो है हम लोग इमल्सन कहते हैं। जैसे द्रव में ये जब द्रव को जब मिलाया जाता है तो उसको कहा जाता है इमल्सन। ये मिश्रण से सवाल है साथियों, ये हम लोग जो तत्व जो मिश्रण पढ़ते हैं तो मिश्रण का है कि इमल्सन किसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें अंडे की जर्दी जो है अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है, तो ये इमल्सन है साथियों, ठीक। अगर हम लोग बात करें इसका अगर जेल का बात करें साथियों तो जेल जो होता है द्रव में जब हम लोग ठोस मिला देते हैं, द्रव में जब मिला देते हैं क्या ठोस जब मिला देते हैं तो उसको हम लोग जो है जेल हो जाता है, वो जिसको जेल कहते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर फोम को देखें तो फोम में अगर हम गैस में साथियों जब हम ये क्या बोलते हैं इसको फोम गैस में अगर हम लोग साथियों ठोस मिला देते हैं, ठोस मतलब सॉलिड मिला देते हैं तो जाके वो हो जाता है फोम, ठीक है। और एक और है सोल। तो सोल जब ठोस में हम लोग जब द्रव मिला देते हैं साथियों ठोस में जो है जब द्रव मिला देते हैं ठोस और द्रव का जो मिला देते हैं उसको जो हम लोग सोल कहते हैं, ठीक। ठोस है द्रव में ठोस देख लीजिएगा साथियों, इसको द्रव में ठोस एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है साथियों कि आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है। ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, तो इसका सबको पता होगा लोहा का जो है लोहा का परमाणु प्रतीक जो है Fe है, Fe। इसका परमाणु संख्या 26 और परमाणु द्रव्यमान जो है 56, ठीक। Al जो है साथियों एल्यूमिनियम का है, इसका परमाणु संख्या 13 और परमाणु द्रव्यमान जो है 27, ठीक है। और ये आयोडीन का है, ठीक है। आगे चलते हैं, कर लेंगे, साधारण क्वेश्चन है
ये बोल रहा है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण प्रावस्था क्या है। तो इसका उत्तर जो साथियों है sp3 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है S3 हो जाएगा, sp3। जल में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण प्रावस्था जो है sp3। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप के स्केच, ये यूरोप के स्केच के बारे में प्रश्न है। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन थे। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है। इसका उत्तर सही जो है साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा बी, राजकुमार। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, राजकुमार। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है, तो राजकुमार हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो साथियों मुहावरा से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, तो ये बोल रहा है छाती पर मूंग डालना। छाती पर मूंग डालने का अर्थ है साथियों साथ रहकर, छाती पर मूंग डालने का साथ रहकर परेशान करना। इसका जो है साथ रहकर परेशान करना। अगला जो है छाती पर पत्थर डालना। छाती पर पत्थर डालने का अर्थ है साथियों धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। ठीक है, धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। उसके बाद है छाती पर सांप लेटना। छाती पर सांप लेटने का मतलब है ईर्ष्या करना। ठीक है, छाती पर सांप लेने का मतलब है ईर्ष्या करना। और उसके बाद है छाती ठोकना। छाती ठोकना मतलब है कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। इसको छाती ठोकना कहते हैं साथियों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 4132। 4132 देखते हैं। 4132 जो है सी में है साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं। ठीक है, ये प्रश्न है समास से है साथियों कि इसमें से कौन सा समास विग्रह समास जो है नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा राज्य के लिए सभा, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्ति ऋण से मुक्ति, सेना नायक सेना का नायक। ये साथियों सही है। एक सेकंड साथियों, ये जो है ये सही है। ऋण मुक्त ये भी सही है। सेना नायक सेना का नायक ये भी सही है। ये साथियों ये जो गलत है, तो यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। उत्तर राज्यसभा का मतलब राज्य के लिए सभा नहीं, ये गलत है। राज्य के लिए सभा राज्यसभा नहीं होता है। ठीक है, ये तो वैसे भी गलत है, इसको शब्द ही गलत है। राज्यसभा को राज्य के लिए सभा बोलना अपने आप में गलत शब्द। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, और है भी तो समास सही नहीं है। ठीक, समास विग्रह से इसका सवाल था। देख रहे हैं साथियों कि हिंदी से ही प्रश्न जो है आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। अभी तो जो भी एग्जाम हो रहे हैं 1-2 प्रश्न हिंदी से आ ही जाते हैं, तो हिंदी को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलते हैं, क्योंकि साथियों क्या है कि मेरिट बनाने के लिए 1-2 नंबर ही जो है काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग हिंदी के प्रश्न भी करते चलेंगे। अगला प्रश्न है साथियों डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। ये जीव द्रव्य से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। तो जीव द्रव्य जो है कौन कहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, जीव द्रव्य की बात करें तो इसका उत्तर जो हो जाएगा पुरकिंजे हो जाएगा, पुरकिंजे। प्रश्न पूछा है कि क्या कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया है, पुरकिंजे ने। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों केंद्रक की अगर हम केंद्रक की बात करेंगे साथियों, केंद्रक की खोज जो है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, कोशिका की खोज की बात करेगा, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, कोशिका जिसको हम लोग सेल कहते हैं, सेल, इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। और ये स्लाइडेन और स्वान जो है, स्लाइडेन और स्वान नाम के 2 जो है जो भी क्या ये जो 2 है स्लाइडेन स्वान, ये जो है कोशिका झिल्ली किस तरह से बनी है, उसका कौन कौन सा किस परत से वो बना है, तो उसको लेकर स्लाइडेन स्वान जो है कोशिका की झिल्ली के उसका खोज किया था कि किस चीज़ से वो बना हुआ है। ठीक, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थाई, सरल मतलब सिंपल, सरल मतलब सिंपल। ठीक है, सिंपल अस्थाई उत्तक जो है पादप के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ये प्रश्न जो है सरल अस्थाई उत्तक पादप को के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक,
सिंपल जो स्थायी ऊतक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, उनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जो है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा है, पेरेन्काइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। तो अस्थायी ऊतक को जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करने की बात की जा रही है, तो यांत्रिक शक्ति जो है स्क्लेरेन्काइमा से ही प्राप्त होती है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हरी पत्तियाँ भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है। हरी पत्तियाँ जो है साथियों, भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है। तो हरी पत्तियाँ जो है भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। स्टार्च के रूप में हरी पत्तियाँ जो है भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। ठीक। और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। 21 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। ये प्रश्न साथियों स्पष्ट नहीं है। ये प्रश्न जो है स्पष्ट नहीं है साथियों। अगर कब की बात करता संयुक्त राष्ट्र अकादमी, एक प्रश्न कितने संस्थान हैं, इसका उत्तर जो है, ये प्रश्न साथियों स्पष्ट नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। संस्थान सदस्य बने, इसका सही उत्तर जो है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1645। इसका सही उत्तर जो है 1645 हो जाएगा। ठीक है, ये सदस्य की बात कर रहा है 1645। अगर मानिए कि अगर देश की बात करता, तो अगर देश तो इसका हो जाता 156 जो है इसके सदस्य देश हो जाते हैं। यहीं से कन्फ्यूज़न हो रहा था। जो सदस्य देश की बात करेगा तो 156, वैसे अगर सदस्य कितने सदस्य संस्थान की बात कर रहा है, सदस्य की बात कर रहा है, सदस्य जो है 1645 हो जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न पूछ रहा है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम कब पारित हुआ। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है साथियों, जो है ये जो है 2005 में पारित हुआ था। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है 2005 में पारित हुआ था, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। तो ये घोषित किया गया था साथियों 2023 में। कब घोषित किया गया था? 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है घोषित किया गया 2023 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। बोल रहा है कि पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा तारककाय। इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक, एक सेकंड साथियों। हाँ, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा तारककाय। तारककाय को जो तारककाय थोड़ा सा नहीं से किसी को याद रहता है, इसी को जो साथियों सेंट्रोसोम आप सुने होंगे। तो तारककाय को जो है सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक, बाकी कोशिका भित्ति तो खैर पादप में ही होती है। प्लास्टिड भी जो है कोशिका में ही होती है। साथियों अगर ये पूछेगा कि जीव कोशिका में कौन सी नहीं पाई जाती है, तो उसका उत्तर बिल्कुल हो जाएगा कोशिका भित्ति, प्लास्टिड दोनों ही जो है जीव कोशिका में तो नहीं पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, और इसमें पूछा कि पादप कोशिका में कौन अनुपस्थित रहता है, तो इसमें पादप कोशिका में तारककाय सेंट्रोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है, और जीव कोशिका में कोशिका भित्ति और प्लास्टिड ये नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बायोलॉजी से ही है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जन्म होता है। प्लाज्मोडियम के बारे में पूछ रहा है। तो प्लाज्मोडियम में जो है साथियों बहुविभाजन होता है। प्लाज्मोडियम में जो है बहुविभाजन होता है। ठीक, क्वेश्चन आएगा प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। ठीक, अगर साथियों हम लोग अगर मुकुलन की बात करें, तो मुकुलन जो है साथियों हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में, हाइड्रा आप लोग नाम सुने? हाइड्रा में जो है साथियों मुकुलन होता है। ठीक है, और ये द्विविभाजन की बात कर रहा है, तो अमीबा या फिर जो पैरामीशियम होता है, अमीबा या फिर पैरामीशियम, अमीबा लिखने में तो शायद अमीबा
और पैरामीशियम जो है उसमें जो है अमीबा और पैरामीशियम अमीबा और पैरामीशियम में जो है द्विविभाजन होता है, ठीक है। और हाइड्रा में जो है मुकुलन होता है, ठीक है। और ये बोल रहा है पुनर्जनन। तो पुनर्जनन की बात करें साथियों तो पुनर्जनन जो है छिपकली में होता है और तारा मछली में होता है। छिपकली जो है छिपकली में जो है यही होता है, ठीक। छिपकली में जो है पुनर्जनन होता है और एक तारा मछली होती है, तारा मछली में भी जो है पुनर्जनन ही होता है। हम चारों ऑप्शन को हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है। बहुविभाजन हो गया हमारे इसमें, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन, हाइड्रा में मुकुलन हो जाएगा। हाइड्रा और जेलीफिश में भी जो है साथियों मुकुलन ही होती है। जेलीफिश प्रश्न पूछेगा जेलीफिश में कौन सी, जो जेलीफिश में क्या होता है ऑप्शन में रहेगा साथियों मुकुलन द्विविभाजन, तो उसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा तो जेलीफिश में मुकुलन होता है। अमीबा और पैरामीशियम ये दोनों प्रश्न पहले भी आ चुका है शायद साथियों, जहाँ तक हमको याद है अमीबा और पैरामीशियम के संबंधित प्रश्न पहले आ चुका है। तो अमीबा और पैरामीशियम में जो है द्विविभाजन होता है, ठीक। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इससे फिर से हाइड्रा से रिलेटेड क्वेश्चन ही आया है, ठीक। प्रश्न पूछ रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों के आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, ठीक है। तो हाइड्रा के विषय में है, ऊपर अब बताया था कि हाइड्रा में जो है मुकुलन होता है। अब हाइड्रा के विषय में क्वेश्चन आ चुका है। तो हाइड्रा बोल रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। ऑप्शन है हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव जो है अर्धसूत्री विभाजन से होता है, हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, एक हाइड्रा में मुकुल दूसरे हाइड्रा के मुकुल के साथ संयोजन करके होता है, हाइड्रा में मुकुलों में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों डी होगा इसका आंसर। बोल रहा है कि हाइड्रा में मुकुलों में जो है पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। ये सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। दूसरे जानवर की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो 34 का अगर हम लोग साथ ही बात करें, 34 का आंसर जो हो जाएगा लिंग निर्धारण आनुवंशिक, ये हो जाएगा इसका आंसर। लिंग निर्धारण जो है आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न, ये तो काफ़ी साधारण क्वेश्चन है साथियों। बोल रहा है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। खेल रहा है मतलब इतनी साधारण बात है कि ये वर्तमान काल ही है। तो इसमें ऑप्शन में दिखाई दिया गया सामान्य काल, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत। तो इसका आंसर जो है साथियों खेल रहा है, मतलब वो खेलना उसका ख़त्म तो नहीं हुआ है, मतलब वर्तमान तो है ही, वर्तमान तो सब में दिया गया है, लेकिन क्या सामान्य वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान है। तो ये अपूर्ण वर्तमान है, अभी उसका खेलना भी खत्म नहीं हुआ, खेल ही रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग। उपसर्ग से प्रश्न है। स्वागत जो है ना सब साथियों, स्वागत जो है, स्वागत की बात करें तो स्वागत जो है सु जोर आगत से मिलके बना है। स्वागत जो है सु प्लस आगत से जो है स्वागत बना है, ठीक है। तो इसे पूछ रहा उपसर्ग क्या होगा। इसका ऑप्शन सिंपल बात है, इसका ऑप्शन जो है सु हो जाएगा। सु मतलब ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। असंगत विकल्प चुनने के लिए जो है ये बोल रहा है, ठीक। बोल रहा है कि लास्ट को पढ़ते हैं, तो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये तो सही है। गोद लिया गया पुत्र दत्तक, ये भी ठीक है। गायों को पालने वाला गोपाल, ये भी ठीक है साथियों। तो अब ये तीनों सही है, तो गलत कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। बोल रहा है बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास, अविश्वास नहीं, इसको अविश्वास नहीं कहते, इसको अंधविश्वास कहते हैं।
बिना सोचे समझे जो विश्वास कर लेते हैं लोग, आजकल बहुत कर रहे हैं, तो इसको अंधविश्वास कहते हैं साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में जो है, गुजरात में नवीन क्रॉप मृदा, नवीन क्रॉप मृदा एक मृदा की प्रकार है साथियों। ठीक, नवीन क्रॉप मृदा जो है मृदा के, तो गुजरात में नवीन क्रॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो गुजरात में जो है नवीन क्रॉप मृदा को जो है माटा के नाम से जानते हैं, माटा। याद करने वाला प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा। गुजरात में नवीन क्रॉप मृदा को जो है माटा नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय, प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? राज्य की बात कर रहा था साथियों। 11 की जनसंख्या में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का था। कितना था साथियों? बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106, सर्वाधिक है साथियों, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक। और बात करें कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र की है साथियों। जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या शायद देख लीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो कन्फ्यूज़न है, इसमें से कोई भी हो सकता है, देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारतीय वायुसेना का अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये भी साथियों करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, तो करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर जो है साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन जो है राजस्थान में किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट पावर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर। ठीक, याद रख लीजिएगा इसको। अब पूछ रहा है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? लीची पर पूछ रहा है, तो लीची पर जो है, लीची के लिए जो बिहार में प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर, और वहीं पे जो है लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो वो स्थित है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है जनसंख्या के गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती? कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती? गुणवत्ता की बात, जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करें तो साक्षरता दर करती ही है, साक्षरता दर तो बिल्कुल करती है, जीवन प्रत्याशा भी करती है, मुद्रास्फीति नहीं नहीं करती। मुद्रास्फीति जो है जनसंख्या घनत्व की, जनसंख्या की गुणवत्ता को है, जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करती। बाकी लोगों द्वारा अर्जित कौशल में ये करती है साथियों। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? इसको पूरा पढ़ेंगे साथियों। राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। तो ये तो खैर ये नहीं हुआ, गैर बाजार बोल रहा है, बिल्कुल यही होगा, गैर बाजार बोल रहा है, यही होगा इसका आंसर।
बाकी कोई ऑप्शन देखेंगे तो राजू एक कृषक है, वह फसल बेचता है, जो बेच दिया मार्केट गया होगा, बाजार गया होगा, तो बाजार क्रिया का भाग है। राजू के दुकानदार है, अपने किराने सामान को बेचता है, बिल्कुल ये भी होगा। नेहा एक बुटीक चलाती है, ऑर्डर के कपड़े सिलती है, ये भी जो है बाजार का ही भाग है। बाजार का जो उदाहरण नहीं है वो यही है, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन पढ़ते हैं। निर्मित उत्पादों को विश्व स्तर पर बेचा जाता है, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। यही साथी उत्तर हो जाएगा, यही गलत बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, यही गलत। वस्तुओं और सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ये आंसर गलत है। मतलब इसका सही आंसर जो हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ये आ गया इंग्लिश से आजकल एक दो क्वेश्चन आ जा रहे हैं, पहले भी आपको बताया था हमने, तो ये क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो ऑनेस्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ऑनेस्टी जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये तो खैर बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। तो ऑनेस्टी जो है ये प्रॉपर नाउन तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, कॉमन नाउन भी नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है साथियों। ऑनेस्टी किसी की विशेषता बताता है, किसी के बारे में अच्छा बुरा जो भी, मतलब ये अच्छा ही बता रहा है कि वो ऑनेस्ट है, तो ये तो नाम थोड़ी हुआ, नहीं नाम हुआ, नहीं कॉमन नाम, कुछ नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस। इनमें से एडजेक्टिव खोजने के लिए बोल रहा है। ऑल मेन मस्ट डाई। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जैसे नाउन क्या है साथियों। जो एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताता है, तो इसमें नाउन देखेंगे साथियों। नाउन जो है इसमें ऑल मेन मस्ट डाई, नाउन इसमें हो जाएगा साथियों मेन, मेन इसमें नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव पूछ रहा है तो मस्ट तो खैर नहीं है, मेन भी नहीं है, डाई भी नहीं है, इसका आंसर साथियों ऑल हो जाएगा, ऑल इसका आंसर। ऑल इस सेंटेंस में जो है ऑल एडजेक्टिव है। साथियों याद रखें कि ऑल जो है हर एक सेंटेंस में ऑल एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव ही। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज़ मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। प्रीफिक्स ए की बात कर रहा है साथियों, ऐसा शब्द ढूंढना है जो करेक्ट शब्द है जिसका जो है प्रीफिक्स ए है। प्रीफिक्स में समझते हैं, मतलब प्रीफिक्स जो पहले लग जाता है। मान लीजिए कोई शब्द है वो दो खंड में बटा हुआ है, तो जो पहले लग रहा है वही प्रीफिक्स। ठीक है, प्री नाम से पता है, प्री मतलब पहले, तो इसमें बोल रहा है इसमें चारों में से कौन सा जो है परफेक्ट प्रीफिक्स है, जिसका प्रीफिक्स ए है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अगेंस्ट। अगर मानिए अगेंस्ट देखते हैं तो अगेंस्ट में अगर ए प्लस गेंस्ट हो जाएगा, तो गेंस्ट अपने आप में कोई शब्द थोड़ी है। अगर अबोव की बात करें तो ए प्लस बो, अबव, तो अबव इसमें बव कोई शब्द तो हुआ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगर आर की बात करें तो ए प्लस आर ई होता है, तो आर ई कोई कंप्लीट शब्द तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो है साथियों अवेक हो जाएगा, अवेक। ठीक है, अवेक, ए और वेक, वेक अपने आप में एक शब्द है, वर्ड है, तो ए और वेक, तो इसलिए सही उत्तर जो है अवेक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है साथियों कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से सामना होता है। इसका सही उत्तर जो है साथियों, इसका जो है ए हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब जो है, डिम्ब वाहिनी, इसी को जो हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यही इसका सही उत्तर है। इसको जो कभी कभी हिंदी में देकर फेलोपियन ट्यूब दे देता है, फेलोपियन ट्यूब, इसका सही उत्तर जो है फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ठीक, तो हो गया साथियों, आज हम लोग 50 प्रश्न किए हैं। अब कल फिर से हम लोग 50 प्रश्न करेंगे, हर दिन हम लोग 50 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। याद रखें साथियों, ये सारे प्रश्न जो है पहले परीक्षा में आ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर से हम उठा रहे हैं कुछ प्रश्न, तो ये सारे के सारे प्रश्न ऑप्शन के साथ देखिए, सारे के सारे प्रश्न जो ऑप्शन के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रश्न ही नहीं, इसके ऑप्शन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो होता है उसमें काफ़ी जो प्रश्न होते हैं, लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी परीक्षा जो है उसका तैयारी सही से हो जाता है। तो इसके सभी प्रश्न को जो है हम लोग
सही से इसका सभी प्रश्न को जो हम लोग सही से करेंगे, ठीक है। और साथियों ये जो है ऐसे सीरीज जो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक और सीरीज आ रही है, उसमें हम लोग क्या है कि सब्जेक्ट वाइज जो है और चैप्टर वाइज करके हर एक चैप्टर से कोशिश करेंगे कि 50-60 या फिर 100 जितने भी अगर महत्वपूर्ण चैप्टर है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, और जो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है उससे कम क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग चैप्टर वाइज करके भी एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आप लोग जो क्या है हमारे चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल जो है द एग्ज़ाम सिंडिकेट साथियों, सर्च करेंगे मिल जाएगा द एग्ज़ाम सिंडिकेट, ये हमारे चैनल का नाम है साथियों। तो इस चैनल को जो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है साथियों, हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।